नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा। पिछले वीडियो में हमने लिपि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करी थी। लिपि क्या है, ठीक। आज हम बात करेंगे राजभाषा के ऊपर, ठीक है। राजभाषा की अगर बात करी जाए तो राजभाषा है क्या। राजभाषा के ऊपर विस्तृत चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में करी हुई है। आप सीधे सीधे समझिए, राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, क्योंकि राज शब्द प्रशासन का अर्थ प्रदान करता है, अर्थात प्रशासनिक भाषा ही राजभाषा कहलाती है। पहले जमाने में इसको दरबारी भाषा भी कहा जाता था। तो बात समझ में आई, राजभाषा क्या होती है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। वर्तमान में अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 राजभाषाएं हमारे संविधान के अंतर्गत आती हैं। कितनी? 22 राजभाषाएं। लेकिन जिस समय पर मूल संविधान लागू हुआ था उस समय पर इनकी संख्या केवल 14 थी, ठीक। तो इस ये भी आपका है वर्तमान में और मूल, यानी कि मूल राजभाषाएं कितनी थी? 14 थी और वर्तमान में कितनी है? 22 है, ठीक। सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया गया 15वीं भाषा के लिए वो था 21वां संविधान संशोधन 1967 संविधान संशोधन, ठीक। 21वां 1967 ईस्वी में संविधान संशोधन जो किया गया उसमें भाषा जोड़ी गई सिंधी, ठीक। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन हुआ 71वां, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। पहली थी नेपाली, ठीक, और क्या नाम है उसका, कोंकणी और मणिपुरी। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा जो हुआ था वो था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। पहली थी बोडो, संथाली, मैथिली और चौथी थी डोंगरी, ठीक। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। तो 14 पहले से थी, 15वीं सिंधी, इसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, यानी कि 4 और 4 8, 14 और 8 22, यानी कि कितनी राजभाषाएं हो गई वर्तमान में? 22। तो ठीक है, ये भी प्रश्न है कि वर्तमान में राजभाषाएं कितनी है? 22 हैं। और मूल राजभाषाएं कितनी थी? 14 थी। अब इन राजभाषाओं बनने से क्या हुआ, ठीक। इन राजभाषाएं बनने से एक तरीके का मेनू तैयार हुआ, मेनू कार्ड। जैसे आप होटल में जाते हैं ना, खाना खाने जाते हैं ना, तो होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो आपको एक मेनू कार्ड देता है। उस मेनू कार्ड का काम क्या है कि इस होटल में जो जो चीजें मिलती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप कोई और चीज खाना चाहते हो जो कि इस मेनू में नहीं है तो वो कैसे खाओगे? खा ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको इसी में से चयन करना है ना। तो इन राजभाषाओं का इतनी 22 भाषा बनाने का कारण क्या था? उनका कारण यही था कि अब ये 22 भाषाओं का हमारे पास मेनू तैयार हो गया, ठीक। अब किसी राज्य को अगर अपने राज्य की राजभाषा बदलनी है या राजभाषा गठित करनी है तो इसी मेनू में से ही किसी भाषा को लगा सकता है, अन्यथा वो काम अंग्रेजी में ही होगा। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी पहले इतना आप समझ लीजिए, ठीक। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो 14 सितंबर सन 1949 को दिया गया। इसीलिए हम उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर। बात समझ में आ रही है? 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और इन 14 राजभाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा उसी दिन प्रदान किया गया, ठीक। अब बात करते हैं
अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में संविधान में वर्णित है। तो ये किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक। ये जो अनुच्छेद है इनको 4 अध्यायों में रखा गया, ठीक। पहला अध्याय है संघ की भाषा, ठीक। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 344 तक अनुच्छेद तक यहां पर वर्णन मिलता है। दूसरा है प्रादेशिक भाषा अर्थात प्रदेशों की राजभाषा से संबंधित 345 से लेकर 347 तक इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषाएं, ये 348 और 349, ठीक। और चौथा भाग है जो है दिशा निर्देश है भाषा से संबंधित। इन दिशा निर्देशों को दिया गया है 350 और 351 के अंतर्गत, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 और 43 में भी 43 का पहला। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत या 1 के अंतर्गत कहा गया कि भारत संघ की राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी हो। यानी कि यहां पर लिपि को भी आधिकारिक बना दिया गया कि हिंदी भाषा लिखी किस में होनी चाहिए? देवनागरी लिपि में। यानी कि राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज किस में होगा? हिंदी में। लेकिन तब होगा जब वो देवनागरी में लिखी होगी, ठीक। लिपि पे हम चर्चा कर चुके हैं। यानी कि आप अगर हिंदी ऐसे लिख दोगे राम नहीं आया तो ये नहीं चलेगा, और अगर ये शब्द नहीं लिखा होता तो ये भी चलता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 343 ए के अंतर्गत कहा गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी हो, और अंकों का जो स्वरूप रखा गया वो हिंदी वाला नहीं रखा गया। ये 1 2 3 4 ये नहीं रखा गया, यही रखा गया है जो अंतरराष्ट्रीय है रूप, ठीक। ये अंतरराष्ट्रीय रूप है, वही इसमें रख लिया गया, ठीक। अब बात करते हैं 343 के दूसरे भाग की। 343 2 में जानने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जिस समय पर हिंदी को राजभाषा बनाया गया था उस समय से 3 वर्ष पहले ही हमारा देश आजाद हुआ था। यानी कि सभी सरकारी कामकाज किस भाषा में होते थे? अंग्रेजी में होते थे। प्रशासनिक भाषा एक तरीके से अंग्रेजी थी, और उसी के साथ साथ उर्दू का भी प्रयोग कचहरियों में, अदालतों में किया जाता था। तो अब हिंदी को राजभाषा बनाया तो गया लेकिन लागू नहीं कर पाए एकदम से कैसे लागू नहीं कर पाए? जैसे मैं अगर बात करूं, आज आप कोई फॉर्म भरते हो वो अंग्रेजी भाषा में भरने को आता है, हिंदी में भरने को आता है, लेकिन तुरंत ही ये आपसे कह दिया जाए कि कल से आपको फॉर्म संस्कृत में भरना है, ठीक। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। क्या एक ही रात में जितनी भी शब्दावली है या जितने भी फॉर्म है या जितनी भी जगह जो हिंदी में लिखी हुई है वो सभी शब्द संस्कृत के हो सकते हैं? क्या एकदम से हिंदी को हटा के संस्कृत लगाई जा सकती? नहीं लगाई जा सकती ना। तो उसी तरीके से 15 वर्ष का समय दिया गया, 15 वर्ष का समय दिया गया अंग्रेजी। यानी कि
सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1965 तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चलते रहेंगे। तब तक क्या करना है आपको कि इस हिंदी को राजभाषा के रूप में ढालना है, अर्थात पूर्ण रूप से इसको लागू करना है। तो ये 15 वर्षों का समय दिया गया। ठीक, अब देखिए कागजों में तो हो गया काम, लेकिन धरातल पर क्या ये ऐसा संभव है? ठीक है, लोग बाग उस समय पर सरकारी कामकाज अंग्रेजी में करते थे, तो उनको आदमी देखिए बदलना नहीं चाहता। जैसे सरकार ने नियम बना रखा है, हेलमेट लगाइए, इस समय पर कोरोना काल चल रहा है, सरकार कह रही है मास्क लगाइए, कितने लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, क्या उनको अपनी चिंता नहीं है? तो बस वही ऐसा यहाँ हुआ कि ये समय तो आधिकारिक तौर पर दिया गया, लेकिन इस पर कार्रवाई धरातल पर इतनी ज्यादा नहीं हो पाई। ठीक, उसके बाद में आता है 343 का तीसरा भाग। इसको जानने से पहले ये समझिए 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का प्रावधान है। तो सबसे पहला जो राजभाषा आयोग जो गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में। ये था बाल गंगाधर खेर जी के अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में राष्ट्रपति द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश करी और उन्होंने ये कहा कि ये कहना आसान है, जो मैंने अभी बात बताई कि 15 वर्षों का समय तो दिया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी लोग बाग हिंदी की तरफ नहीं आ पा रहे सरकारी कामकाज के अंतर्गत। ठीक है, तो अब 343(3) के अंतर्गत क्या कहा गया कि अब, यानी कि यहां तक तो अंग्रेजी केवल 15 समय के लिए लागू करी गई थी, लेकिन अब क्या कह दिया गया कि 15 वर्षों के बाद भी, के बाद कब तक? अनिश्चित काल तक अंग्रेजी सहराज भाषा रहेगी। सहराज भाषा किसकी? हिंदी की। यानी कि सरकारी कामकाज हिंदी में होगा, लेकिन सहायक क्या रहेगी? अंग्रेजी। तो ये जो सहायक शब्द दे दिया ना, इसी ने सब कहानी खराब करी है। आज हिंदी की जो स्थिति खराब हो रही है ना, वो इसी सहराज भाषा के चक्कर में है कि अंग्रेजी को क्या है कि अंग्रेजी ना राजभाषा है ना कुछ है, बस क्या है कि सहायक है, और लोग बाग इसी को ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं सरकारी कामकाज में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 344 के अंतर्गत। मैंने वैसे यहां थोड़ा सा इसको बता दिया था कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। ठीक है, पहला जो आयोग का गठन होगा वो 5 वर्ष बाद होगा। 5 वर्ष अर्थात संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, अर्थात 1955 में। और उसके बाद के जितने भी राजभाषा आयोगों का गठन होगा वो प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर। यानी कि पहला कब हुआ था? 1955 में। उससे अगला कब हुआ होगा? 65 में। उससे अगला 75 में। 75 के बाद 85 में। इस तरीके से बात क्लियर हो गई। जरूरी नहीं है यही कंफर्म ईयर हो। 65 से थोड़ा सा, यानी कि 10 वर्ष की समाप्ति पर। समाप्ति हो गई 65 में, तो 67 भी 66 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद, देखिए इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं, ये आपका पहला खंड था। अब बात करते हैं प्रादेशिक भाषाओं के बारे में। ठीक, अब देखिए अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 345। इसमें राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा का प्रावधान है, राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है। यानी कि राज्य की राजभाषा लगती कैसे है उसको समझ लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश के इधर की तरफ हरियाणा है। मैं हरियाणा की बात नहीं, मैं चलो एक पंजाब ले लेता हूं। ठीक, ये पंजाब मान लीजिए, ये यूपी मान लीजिए। ठीक है, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर सभी जगह सरकारी कामकाज किस में हो रहा था? अंग्रेजी में हो रहा था।
ठीक, तो अपने यहाँ भी किस में होता होगा? अंग्रेजी में। यहाँ पंजाब में भी क्या होता होगा? अंग्रेजी में होता होगा। ठीक, अब यदि विधानमंडल चाहे तो अंग्रेजी को हटाकर उस राज्य में उस राजभाषा को लगा सकता है जो भाषा उस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जैसे हमारे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक, अब यानी कि इसको व्यवहारिक तौर पे समझिए कि एक व्यक्ति अपना सरकारी कामकाज कराने के लिए गया, किसी वकील के पास गया, या समझ लीजिए कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने गया। अब उससे क्या कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट किसी दूसरी भाषा में लिख के लाओ, तो वो कैसे लिखेगा भाई? बड़ी समस्या आएगी। और फिर उस राज्य में उसी राजभाषा को तो लगाया जा सकता है जो वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। जैसे अपने यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ सरकारी कामकाज किस में होना चाहिए? व्यवहारिक तौर पर हिंदी में होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, मैंने वही सूची वाली बात, वही मेनू कार्ड वाली बात, मेनू कार्ड में देखेंगे क्या हिंदी है यहाँ? हाँ है, तो अब हिंदी को हम अपनी राजभाषा बना सकते हैं। बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हिंदी यहाँ की क्या बना दी गई? राजभाषा बना दी गई। अब पंजाब में क्या है कि पंजाब में काम किस में हो रहा था? अंग्रेजी में हो रहा था। तो अंग्रेजी वहां की विधानमंडल ने हटाई और वहां क्या लगा दी? राजभाषा पंजाबी लगा दी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ क्या, अगर पंजाब भाषा की जगह अगर यहाँ पर तेलुगु लगा दी जाती तो लोग कर लेते काम, सरकारी कामकाज आसानी से हो जाता? नहीं होता ना। तो किसी राज्य में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है उस राज्य की राजभाषा उसी राज्य में लगाई जा सकती है। ठीक है, और ये कौन लगाता है? ये विधानमंडल लगाता है। और किसकी पूर्व सहमति ली जाती है? राष्ट्रपति की। तो राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किसके अंतर्गत है? 345 के अंतर्गत। अर्थात राज्यपाल को या राज्य की विधान परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि उस राज्य में सरकारी कामकाज के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए उस राज्य में बोली जाने वाली जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा, उसको उस राज्य की राजभाषा गठन कर सकता है। और अगर गठन नहीं करता है तब तक काम अंग्रेजी में होता रहेगा। ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा हुआ मणिपुरी राज्य में। मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर राज्य में काम वही, इसको समझिए कि यहाँ पर काम किस में हो रहा है? अंग्रेजी भाषा में। किस में हो रहा है? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन वही बात कि सबसे ज्यादा कौन सी बोली जा रही है? मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। लेकिन मेनू लिस्ट में उस समय पर मणिपुरी थी नहीं। मणिपुरी तो 1992 में बनी है राजभाषा। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन में, तब तो थी नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहां जब मणिपुरी लगी, जब है ही नहीं तो लगी नहीं पाई, तो फिर तब तक किसमें काम होता रहा? अंग्रेजी में। अब ये लोग इतने आदी हो चुके हैं अंग्रेजी के कि अब इनको आवश्यकता ही नहीं है कि सरकारी कामकाज इनकी मणिपुरी में हो या ना हो। तो बात आपकी समझ में आ गई। यानी कि अंग्रेजी अब भारत में कहीं लगाई नहीं जा सकती। बस हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अंग्रेजी को हटा रहे हैं। यानी कि संविधान में भी यही बात की गई है कि हो सके तो धीरे धीरे अंग्रेजी को सरकार दो, पनार दो। जैसे अंग्रेज भगा दिए वैसे इस अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज से निकाल दो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 346। 346 में पत्रादि की भाषा का प्रावधान किया गया। ये पत्रादि क्या है वो समझिए। देखिए, जैसे केंद्र राज्यों से संपर्क स्थापित करता है या राज्य एक दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित करते हैं, कई चीजें होती हैं संपर्क स्थापित करने के लिए। जैसे शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं या सीमा संबंधी मुद्दे हैं या व्यापार संबंधी मुद्दे हैं। इनके लिए पत्राचार जो होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से या केंद्र का राज्यों से जो पत्राचार होता है उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। क्या होगी? अंग्रेजी होगी। यानी कि अनुच्छेद 346 के अंतर्गत कहा गया कि पत्रादि की भाषा यानी कि केंद्र और राज्य संबंध या राज्य राज्य संबंधों के बीच जो भाषा का रखा जाएगा माध्यम, वो अंग्रेजी होगा। लेकिन अगर यदि दो राज्य करार करें, क्या करें? करार करें, तो काम किस में हो सकता है? हिंदी में, और किसी भाषा में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संघ की राजभाषा हिंदी है और ये तो सहराज भाषा है। तो काम इन्हीं दोनों में हो सकता है, केंद्र से, और किसी भाषा में नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347, इसमें द्वितीय राजभाषा का प्रावधान है।
द्वितीय राजभाषा क्या होती है इसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब ये गठन समझिए कैसे। जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश की हमने क्या बना ली, हिंदी राजभाषा बना ली। ये किसने बनाई, विधानमंडल ने बनाई, ठीक, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश का इतना भाग तो भाई हिंदी बोल रहा है, अच्छी तरीके से लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन इतना भाग किसी दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक। या किसी ऐसे प्रदेश की बात करते हैं कि वहां पर बहुत सारी जनजातियां हैं, ठीक। जैसे वहां की राजभाषा मान के चलो, जैसे झारखंड ले लेते हैं, झारखंड की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन वहां पर उड़ीसा से भी वो अपना वो मिलाता है, सीमा मिलाता है, कई राज्यों से सीमाएं मिलती हैं। तो अब इस स्थानों पर जो भाषा बोली जाती है वो इसको हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाते। तो इन लोगों के लिए अगर विधान परिषद चाहे या राज्यपाल चाहे तो एक राजभाषा का गठन कर सकता है, लेकिन वो मूल राजभाषा न कहलाकर द्वितीय राजभाषा कहलाएगी। अर्थात छोटे से क्षेत्र के लिए या उससे थोड़े बड़े क्षेत्र के लिए अगर राज्यपाल चाहे तो राजभाषा का उस स्थान पर गठन कर सकता है। बात आपकी यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर जो राजभाषा, जैसे द्वितीय राजभाषा कैसे लगती है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा कौन सी लगाई गई, अब उर्दू। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो उर्दू को अच्छी तरीके से लिख सकता है और प्रयोग कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा उर्दू लगा दी गई। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, यहां तक हमने 2 अध्याय पढ़ लिए। अब तीसरा अध्याय जो है वो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से संबंधित है, कि भाषाओं से संबंधित है। तो उसके अंतर्गत आता है पहला अनुच्छेद 348। 348 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषाओं का वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी या अंग्रेजी, यानी कि जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। लेकिन यदि राज्यपाल चाहे, ठीक, अगर राज्यपाल चाहे तो उच्च न्यायालय की भाषा या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी या उस राज्य की कोई राजभाषा में सरकारी कामकाज, यानी कि किसका सरकारी कामकाज, न्यायालयों का सरकारी कामकाज किया जा सकता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन जो होगा या डिक्रियां जो होंगी या जो आदेश निर्गत होंगे, उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वो अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कागजों में तो हिंदी बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है। आज भी सुनवाइयां ज्यादातर सभी हाई कोर्टों में अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। उससे हो क्या रहा है कि उससे जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं 349 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर इनकी राजभाषा से, यानी कि इनकी भाषा को परिवर्तित करना या बदलना या उसमें कोई सुधार करना है तो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति से ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे अध्याय की तरफ। चौथा जो अध्याय है वो है अनुच्छेद 350 से लेकर 351 तक। देखिए मैं इसको बिगाड़ दूं पहले। अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 के का के अंतर्गत व्यथा निवारण। व्यथा का मतलब आपको कोई समस्या है या आपको कोई परेशानी है तो आप कहां जाएंगे, जैसे आप गए थाने गए अपनी कोई रिपोर्ट लिखानी है, ठीक, तो ये 350 का के अंतर्गत आपको अधिकार प्रदान किया गया है कि आप जिस भाषा में चाहें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो भाषा राजभाषा हो या ना हो, बस आपकी मातृभाषा जो भी हो उसमें आप अपना सरकारी कामकाज के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं ख 350 का ख। 350 ख के अंतर्गत जैसे मान के चलिए कोई राज्य है, वहां पर कुछ अल्पसंख्यक भाषाएं हैं। अल्पसंख्यक भाषाएं मतलब जैसे एक अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी भाषा भी क्या कहलाएगी, अल्पसंख्यक भाषा कहलाएगी। तो ये 350 खा के अंतर्गत सरकार निर्देशित करती है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि उन अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। इसके बाद आता है 351 अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति ये निर्देश करते हैं, ये कहा गया है कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। ठीक, और ये प्रचार और प्रसार, प्रचार का मतलब दूर दूर तक फैलाया जाए, प्रसार का मतलब बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी करना मतलब हिंदी शब्दकोश में और भाषाओं के शब्दों को भी समाहित किया जाए। ये किसके अंतर्गत है? 351 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, यहां तक तो हो गए आपके राजभाषा के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, यानी कि भाग 8 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। इसके अलावा भी 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है, जो राजभाषा की तरह कार्य करते हैं। जैसे भाग 5 का अनुच्छेद 120, ये संसद की भाषा से संबंधित है, संसद की भाषा से संबंधित है। यानी कि संसद के किसी भी सदन का सभासद या जो सभाध्यक्ष जो होता है, वो यदि चाहता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई खड़ा हुआ, उसको अपनी बात बोलनी है, ठीक, तो उसको अनुमति दे सकता है कि वो अपना संबोधन किसी भी भाषा में दे सकता है, अपनी मातृभाषा में दे सकता है। इसको दोबारा से समझिए, जैसे संसद के किसी भी सदन में, ठीक, मैं बोलना चाहता हूं, या मान के चलिए मैं किसी ऐसी भाषा को बोलना चाहता हूं, उस भाषा का प्रयोग करना चाहता हूं, जैसे हिंदी में काम होता है और अंग्रेजी में काम होता है। मेरी ना हिंदी भाषा अच्छी है ना ही अंग्रेजी भाषा अच्छी है, लेकिन मेरी मातृभाषा बहुत अच्छी है, जो मैं जिस भाषा में मैंने पढ़ना लिखना और जो सब चीज सीखी है, तो मुझे सभाध्यक्ष अनुमति दे सकता है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत कि मैं अपनी मातृभाषा में संबोधन दे सकूं या अपनी बात कह सकूं। और ठीक ऐसा ही भाग 6 के अनुच्छेद 210 में दिया गया है। यहां संसद की भाषा है और यहां विधानमंडल की भाषा, जैसा वहां है वैसा ही यहां है। यहां के विधानमंडल के जो सभाध्यक्ष होंगे वो यहाँ के सदस्यों को उनकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पूछ लेता है कभी कभी कि भाग 8 के अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को भी राजभाषा की तरह से कार्य करते हैं, तो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। ठीक है, यहां तक संभवतः आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत दिन हो गए थे, मैं नहीं बना पा रहा था। आज मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ आसपास में कुछ बच्चे उद्यम कर रहे हैं, थोड़ा सा शोर है। वैसे मेरी आवाज़ आपके पास तक सही तरीके से आ रही होगी। अगर कोई भी व्यवधान उसमें आपको महसूस होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ किसी भी परेशानी के लिए। संभवतः मेरा भी थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अगर हमको पढ़ना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसी समस्याओं से हमें रोज अवगत होना पड़ता है, और इन समस्याओं को अगर हम ज़्यादा महत्व देंगे ना तो फिर परेशानी हम लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी। आशा करता हूं कि आज राजभाषा से संबंधित मैं आपकी सभी परेशानियों को हल कर पाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया या इसमें आपको कोई भी कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट में जाकर जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मिलने वालों को बताइए। मैं अभी और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।